Hello, myself am Ratha Kumpawar, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम मानव अधिकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वह एक इंसान है। बहुत से मनुष्यों के साथ बहुत से अधिकार ऐसे होते हैं जो उन्हें अपने जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। इन्हें हम या तो प्राकृतिक अधिकार कह सकते हैं या ईश्वर द्वारा दिए गए अधिकार। लेकिन सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, हमारे रीति रिवाज, हमारी जाति, धर्म, भाषा या निहित स्वार्थों में जो संघर्ष होते हैं, उसके द्वारा मनुष्यों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि हर इंसान को बिना उसकी जाति, धर्म, भाषा, लिंग इन पर आधारित भेदभाव के बुनियादी स्वतंत्रताएं एवं बुनियादी अधिकार प्रदान करवाए जाएं। और ऐसा यूएनओ के जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 55 में ये प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर इंसान के बुनियादी अधिकारों का संरक्षण करे तथा ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मानवीय अधिकार प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि सभी सदस्य राज्य अनुच्छेद 55 में वर्णित स्थितियों को उत्पन्न करेंगे और मानव अधिकारों के संरक्षण संबंधी दायित्वों को पूरा करेंगे। यूएनओ की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है और जो न्यास परिषद है उसको दायित्व सौंपा गया है कि वह अपने स्तर पर प्रत्येक राज्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने में मदद करें जिससे मानव अधिकार सुरक्षित किए जा सकें और बगैर भेदभाव के लोग उनका उपयोग कर सकें। अनुच्छेद 2 के जो पैराग्राफ 7 है उसमें ये कहा गया है कि यूएनओ राज्यों की सार्वभौमिक प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा, अर्थात बाहरी रूप से वो आक्रमण नहीं करेगा और आंतरिक रूप से उसके जो इंटरनल मामले हैं उसमें वो दखलंदाजी नहीं करेगा। यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ भी कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होगा वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप कर सकता है। बात करते हैं हम मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा की। यूएनओ ने जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र था उसे 10 दिसंबर 1948 को पारित किया। इसमें न्यूरेमबर्ग न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियमों को भी स्वीकृति प्रदान की गई और 1946 में विभिन्न राज्यों के बीच जो शांति संधियां हुई उसमें मानव अधिकारों को भी सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और उन व्यवस्थाओं को भी इस घोषणा में सम्मिलित किया गया। मानव अधिकारों की जो सार्वदेशिक घोषणा 1948 है उसमें 30 अनुच्छेद हैं जिसमें मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं का विस्तार से उल्लेख है। आर्टिकल 1 में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मान्यता दी गई है और कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान हैं, इसलिए उनके साथ समानता का ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 3 से 15 तक जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, इसका उल्लेख है। आर्टिकल जो 16 है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे वैवाहिक पारिवारिक जीवन के अधिकार। अनुच्छेद 18 और 19 में धर्म, मत और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 22 से 26 अनुच्छेद तक आर्थिक और सामाजिक अधिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता इत्यादि का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 29 में व्यक्ति व समाज के संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न हो, इनका प्रावधान है और 30 में मानव अधिकारों की व्याख्या से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। अब यदि हम इसे कानूनी दृष्टि से देखें तो यह घोषणा न तो संविधानात्मक समझौता है और न ही संधि है। इसकी बाध्यकारिता पर जो विधिवेत्ता हैं
उन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उनके अनुसार यह घोषणा महासभा द्वारा पारित की गई है और महासभा के जो प्रस्ताव होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते, वरन सिर्फ वो एक सिफारिशी के तौर पर ही होते हैं। इसी प्रकार से स्टार के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये घोषणा मानव कल्याण को बढ़ावा देने वाली है। इसके पीछे राजनीतिक शक्ति नहीं वरन नैतिक बल है जो मनुष्य की अंतरात्मा को कचोटता है और उन्हें मानव अधिकारों का सम्मान करने को बाध्य करता है। बात करते हैं हम मानव अधिकारों को की जो घोषणा है इसको स्वीकार करने के बाद इसे कानूनी तौर पर जो लागू करने का प्रयास किया गया वो सबसे पहले यूरोप में किया गया। यूरोप के राज्यों ने यूरोपीय कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1950 पारित किया और एक संधि की जिसमें यूरोपीय परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ यूरोप के अंतर्गत एक मानव अधिकार आयोग और एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। 1948 में जब मानव अधिकार घोषणा पारित किया गया तब दुनिया के सिर्फ 48 देशों ने इसे स्वीकृत किया, लेकिन अगर हम आज की कंडीशन देखें तो 190 देश से ज़्यादा इसे मान्यता दे चुके हैं और प्रत्येक देश इस कोशिश में लगा रहा है कि वह अपने नागरिकों को मानव अधिकार सरलता से सुलभ करा सके। इस घोषणा की बाध्यकारिता को स्वीकृत करने वाली कई घोषणाएं पारित हो चुकी हैं। अगर हम बात करें मार्च 1968 में तो मॉन्ट्रियल में मानव अधिकारों पर अनौपचारिक सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का अंग मानते हुए बाध्यकारिता का दर्जा दिया। मानव अधिकारों की जो 40वीं वर्षगांठ 1988 के अवसर पर मनाई गई तो राज्यों ने ऐसी अभिव्यक्तियां की जो ये बताती हैं कि मानव अधिकार घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज का रूप ले चुकी है। इसे बाध्यकारी बनाने से संबंधित 50 से अधिक प्रस्ताव पारित हो चुके हैं जो कानूनी रूप से दर्ज हैं। अब हम बात करते हैं मानव अधिकार आयोग की। यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने फरवरी 1964 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। महासभा ने कमीशन को यह आदेश दिया कि वह निम्न विषयों पर अपनी संस्तुतियाँ पेश करें। सबसे पहली, मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मसौदा तैयार करें। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रताएं, महिलाओं की स्थिति, स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी और स्वतंत्रता। इसी को आगे बढ़ाते हुए जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उसे रोकना, अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना और मानव अधिकार विषयक जो मसले राज्य उठाते रहे हैं उनके बारे में विचार करना। आयोग की जो अवधि है वो 3 वर्ष की होगी और जो सदस्यों की नियुक्ति है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की जाएगी। पहले इसके सदस्य 32 थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 53 से ज़्यादा हो गई है। मानव अधिकार आयोग बहुत ही जागरूक और प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहा है। हर उस राज्य को जहां आंतरिक स्तर पर किन्हीं कारणों से मानव अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है, आदेश देता है कि वह अपना मानव अधिकार विषयक व्यवहार ठीक करे और अपने दायित्व का पालन करें। थर्ड वर्ल्ड वार जो तीसरी दुनिया के देश हैं या तृतीय विश्व के जो अधिकांश देश हैं उनको इस संबंध में बराबर आगाह किया जाता है। पुलिस, सुरक्षा, सेनाओं, आतंककारियों आदि के द्वारा मानव अधिकारों का हनन होता है। आयोग ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि वह महिलाओं और बच्चों के स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकारों को बहाल करे और अत्याचार बंद करें। अगर हम पुनः अफगानिस्तान में तालिबान शासन के पुनः लौटने पर एट प्रेजेंट आज की कंडीशन को देखते हैं तो वहाँ पर मानवाधिकारों का कोई नामो निशान नहीं है। तालिबानी जो शासक हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो महिलाओं, बच्चों पर जितना हो सक रहा है वो अत्याचार उन पर कर रहे हैं। तो मानव अधिकार आयोग के
जो 48वां सत्र था उसमें 1992 में आयोग ने राष्ट्रीय, भाषाई, धार्मिक और अल्पमत जो लोग के अधिकार थे उनसे संबंधित कुछ प्रस्ताव पारित किए, जिन्हें बाद में राज्यों को अनुमोदन के लिए भेजा गया। इसी प्रकार से मानव अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय मसौदा है उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है और जिनके साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं उनके बारे में व्यवस्था की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नस्लीय आधार पर अत्याचार रोके जाएं, भेदभाव समाप्त किए जाएं और शरणार्थियों के साथ जो मानवीय व्यवहार करने संबंधी प्रस्ताव सामने आए हैं। इसी प्रकार से बोस्निया हर्जेगोविना में चल रहे नस्लीय संघर्ष ने आयोग का काफ़ी समय घेर रखा है। नस्लीय स्वच्छता अर्थात इथेनिक क्लींजिंग अभियान को मानव अधिकार विरोधी घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मानव अधिकार हैं, जो कि मनुष्यों को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, वो उन्हें प्राप्त होने ही चाहिए और किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, उसका धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और यदि ऐसा भेदभाव होता है तो उसे रोकने का उस देश के द्वारा, उसके मानव अधिकार आयोग के द्वारा जितना हो सके प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।